कहानी की शुरुआत 1952 में किया जाता है। रोमानिया के सेंट कार्टा एबी नामी चर्च को दिखाया गया, जहां पर दो नन को दिखाया जाता है जिनके हाथ में एक रहस्य चाबी थी। दोनों नन उस चाबी को लेकर फिनिट हिग्दियो नाम के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। उन नन में से एक नन कहने लगी कि ये जो हम करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। जवाब में दूसरी नन कहती है इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतना कहकर अंदर चली गई। दरअसल लालटेन वाली नन किसी पवित्र निशानी के लिए जा रही थीं। उसके अंदर जाते ही एक खौफनाक आवाज सुनाई देने लग गई। उसी टाइम पर उसे किसी बहुत ही बुरी शैतानी शक्ति ने उसके बॉडी पर अजीबो गरीब तरह के निशान और कट्स लगाए हुए थे। जख्मी नन खून से लाल हुआ। चाबी को दूसरी सिस्टर को देकर कहने लगी इस शैतान को बाहर निकालने के लिए एक शरीर चाहिए और अब ये तुम्हारे पीछे चला आएगा। अभी उसका इतना कहना ही था कि अचानक से उसे कोई अंदर खींच लिया। दूसरी नन जिसके हाथ में चाबी था वो चर्च के खिड़की से गले में फांसी लगाकर खुद की जान ले लेती है। असल में यह सारा कुछ अंदर खींचने वाली बुरी शैतान कर रही थी। अगली सुबह फ्रेंची नामी लड़के को दिखाया जाता है। दरअसल वो यहाँ इस चर्च में सब्जियां पहुंचाने आता रहता है, लेकिन तभी उसे उसी टाइम वहाँ की चर्च से लटकता हुआ उसी सिस्टर की बॉडी दिखाई दे दिया जो उसने रात उस बुरे शैतान के आंखों के सामने किया हुआ था। सीन कट होकर हमें वेटिकन सिटी को दिखाया गया, जहाँ फादर बर्क को चर्च के हेड ऑफिस में बुलाया जाता है। दरअसल इन्हें भी खबर लग चुकी थी कि रोमानिया की पहाड़ों पर एक एबी में एक नन ने खुदकुशी कर ली है। असल में ये लोग फादर बर्क के थ्रू यह जानना चाहते थे कि उस एबी में उस नन ने खुद की जान क्यों ली, क्योंकि ऐसा करना इस धर्म में अपशगुन माना जाता है। और क्योंकि ऐसा हुआ भी है तो इनके चर्च के हिसाब से लोगों की विश्वास गॉड से उठ जाएगा। इसीलिए वहाँ उस जगह पर जाने के लिए उन्हें एक टिकट के साथ वहाँ किन किन लोगों से मिलना है उनकी पता भी दी जाती है। यहीं से सीन शिफ्ट करके हमें लंदन में एक आयरन नाम की लड़की को दिखाया गया। असल में ये भी एक सिस्टर ही थी, लेकिन पूरी तरह से नन नहीं बनी थी क्योंकि उसकी शपथ पूरी नहीं हुई थी, यानी उसने अपने आप को गॉड के नाम नहीं किया था। फादर बर्क आयरन से मिलकर उसे पिछले हुए सारी कांड को बताते हुए कहने लगे कि मुझे तुम्हें ले जाने को कहा गया है क्योंकि तुम उस इलाके के बारे में जानती हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता था क्योंकि आयरन वहाँ कभी गई ही नहीं थी। यहाँ से सीधा दोनों उसी लड़के के पास चले जाते हैं जिसने उस लटकती हुई नन को देखा हुआ था। फ्रेंची नाम का लड़का उन्हें उसी जगह पर लेकर जाता है जहां से नन ने अपनी खुद की जान ली थी। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो खुदकुशी करने वाली नन वहां उस जगह पर बैठी हुई थी क्योंकि फ्रेंची ने उसे यहाँ लेटा कर गया हुआ था। उसे देखकर फ्रेंची डर जाता है। आगे बढ़कर जब फादर उसके पास गए तो इन्होंने उसके हाथ में उसी पहली वाली नन की दी हुई चाबी मिलती है। यहाँ पर इन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि यह चाबी किसकी है और कहाँ लगेगी। इसके बाद उस खुदकुशी करने वाली नन को पूरे सम्मान के साथ दफना दिया जाता है। और जब वे तीनों उस एबी के पास जाते हैं जो देखने को मिला कि वहाँ पर गिरा हुआ खून अभी भी ताजा था क्योंकि उस नन को मरे हुए लगभग महीने गुजर चुके थे। जैसे ही इन्होंने एबी के अंदर प्रवेश किया था तो काफी सन्नाटा दिखाई दे रहा था कि उसी टाइम आयरन ने देखा कि एक बूढ़ी नन काफी खामोशी के साथ बैठी थी। सभी अपना अपना परिचय देने के बाद इन्हें पता चला कि ये यहाँ के मदर सुपीरियर थी। तभी मदर सुपीरियर कहने लगी तुमने अभी तक अपनी शपथ नहीं ली है। उसी टाइम फ्रेंची ने कहा कि आपकी एक नन एबी के बाहर रस्सी से लटकती हुई मिली थी। अभी उसका कहना था कि उसे बाहर भेज दिया जाता है क्योंकि मदर सुपीरियर उसकी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहती थी। मदर सुपीरियर फादर बर्क को भी उसी के साथ चले जाने को कहने लगी क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन कैसे माना जा सकता था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है क्योंकि बाहर एबी से लटकता हुआ नन को मरा हुआ दिखना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। फादर को सवाल चाहिए थे उस नन के बारे में कि वो कैसे मरी, लेकिन मदर सुपीरियर कहने लगी सारे नन के प्रेयर करने का टाइम होने जा रहा है और एबी का गेट भी बंद होने वाला है। इवन पूरी रात मौन भी चालू होने वाला है। मदर सुपीरियर कहती है कि एबी के बाहर रहने की एक जगह है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। अगले दिन आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। उनकी बातों का मान रखते हुए दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि फ्रेंची का कोई काम भी यहाँ नहीं था इसीलिए वो भी अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जाते हुए उसे वही नन दिखाई देती है जो अपने हाथ में उसी फांसी के फंदे को लिए फ्रेंची को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गई। फ्रेंची को लग रहा था कि एबी के अंदर से कोई नन बाहर ऐसे ही घूम रही है, शायद उसने अपना रास्ता भटक चुकी होगी, इसीलिए वो उसके पीछे जाने लग गया। आगे बढ़ते हुए उसे पता चला कि वो तो अब वहाँ की कब्रिस्तान की तरफ आ पहुँचा है। उसी दौरान वही नन जिसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया था वो अचानक से उसके सामने पेड़ से लटकती हुई दिखाई दे देती है और फौरन से कूदकर
उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि वही शैतान था जिसने पहली नन को मारते हुए अंदर खींचा और उस दूसरी वाली नन को फांसी लगाने पर मजबूर कर दिया। और अब यहाँ फ्रेंची के आंखों के सामने दिखा, जो अब अपनी जान बचाते हुए किसी तरह यहाँ से भाग जाता है। यहाँ किले के अंदर फादर बर्क और सिस्टर आयरेन को दिखाया गया, जहाँ फादर बर्क आयरेन को बता रहे होते हैं कि उनके साथ फ्रांस में जंग के दौरान एक घटना घटी थी। वहाँ पर उस टाइम फादर बर्क पृष्ठ थे। उन्हें एक बच्चे के पास भेजा गया था जिसे कुछ दृश्य दिखाई देती थी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अभी इस टाइम सिस्टर आयरेन को दिखाई देती रहती है। फादर वहाँ पर देखते हैं कि उस बच्चे को बांधा गया हुआ था। वो उसके शरीर में बहुत ही खतरनाक शैतानी शक्ति का साया था। लेकिन उसी टाइम फादर बर्क उसके अंदर से उस लड़के के बॉडी से बुरी शैतानी शक्ति को बाहर निकालने लग जाते हैं। लेकिन उसके अंदर का शैतान इतना गुस्से में आ जाता है कि उसी टाइम वो उस बच्चे को अंदर से ही मार डाला। आधी रात में जब दोनों सो रहे होते हैं कि उसी टाइम अचानक फादर बर्क की नींद खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें बुला रहा है, इसीलिए वो सिस्टर आयरेन को देखने के लिए जाते हैं। उसी टाइम वही बच्चा जिसकी बात वो बता रहे थे वो उसी किले के अंदर भागता हुआ दिखा। फादर उसका पीछा करने लग जाते हैं। वो बच्चा फादर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता चला जाता है और फादर भी उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। पीछा करते करते वो उसी कब्रिस्तान में चले जाते हैं जहाँ पर फ्रेंची पहुंचा था। वो बच्चा उन्हें बार बार डराने की कोशिश करता है। फादर तो बस यह जानना चाहते थे कि आखिर वो बच्चा कौन है, कहीं खो तो नहीं गया। कि तभी उसी टाइम उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलने लग जाता है और वही सांप फादर बर्क पर अटैक करके उन्हें एक प्लान की गई कब्र में गिराकर कैद कर देता है। दरअसल ये कब्र किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं फादर बर्क का ही था। कब्र की घंटी को सुनकर सिस्टर आयरेन की आंख खुल जाती है। यहाँ इस बार सिस्टर आयरेन इस चर्च को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है कि तभी चर्च के अंदर उसी शैतान का साया दिखाई दिया जो उन दोनों सिस्टर की जान ली थी। जब आयरेन मिरर में देखती है तो उसके पीछे वो शैतान आ गया था, लेकिन जब उसने पीछे की तरफ देखा तो वही शैतान अचानक से गायब हो गया। लेकिन उसी टाइम अचानक से मिरर में आकर उस मिरर को तोड़ देता है, जिससे डरकर आयरेन चर्च से बाहर निकल जाती है। कि तभी फादर के बजा रही घंटी की आवाज सुनकर आयरेन कब्रिस्तान की तरफ जाती है। वहां आते ही उस कब्रिस्तान की अंदर के सारे कब्र के ऊपर लगी हुई सारी घंटियां बजने लग जाती हैं, जिससे आयरेन कंफ्यूजन में आ जाती है कि पहली घंटी कौन थी। लेकिन सिस्टर आयरेन अपने द्रव्य शक्ति से उस कब्र का पता लगा लेती है जिसमें फादर बर्क कैद हुए थे। पता चलते ही फौरन से आयरेन उस कब्र को खोदने लग गई। लेकिन उसी टाइम वो बुरा शैतान फादर बर्क के सर को पकड़कर अंदर ही दबाकर मारने की कोशिश करने लग जाता है। असल में ये वही था जिसकी कब्र थी। फादर के बाहर निकलते ही पता चला कि इसी कब्र में काफी सारे बुक दिखाई दिए, जो शायद इन्हीं किताबों में इनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगले दिन एबी में जाने के बाद पता चला कि अंदर सिर्फ औरत ही जा सकती है, इसीलिए फादर बर्क सिस्टर आयरेन को उसी चाबी को देकर अंदर भेज दिए। अंदर जाकर आयरेन देखती है कि एक नन जीसस के सामने बैठकर प्रेयर कर रही थी। असल में यहाँ इनका एक रूल था कि इस चर्च में जितने भी नन्स होती हैं वे सभी बारी बारी से एबी में प्रे करती रहती हैं, क्योंकि इनका प्रे रुकना नहीं चाहिए। यहाँ आयरेन को एक नन एबी के इतिहास के बारे में बताने लग गई। उसने बताया कि इस एबी को कई अरसे पहले सेंट कार्टा के राजा ने बनाया हुआ था। उसने काले जादू के कई विधियां लिखी थीं, क्योंकि वो नर्क से काली शक्तियों को बुलाना चाहता था। लेकिन नर्क ने उसी से फायदा उठाकर उसे एक प्रवेश द्वार खुलवाया, जिससे उसी द्वार से एक भयानक ताकतवर शैतान निकलने लग गया। लेकिन उसके निकलने से पहले ही चर्च ने महल पर धावा बोल दिया था और राजा का सर ही वहीं पर कलम कर दिया गया। वहां के लोगों ने एक पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून डालकर उसी द्वार को दोबारा से बंद कर दिया था और चर्च ने उस महल को अपने पनाह में लेते हुए उसे एबी बना दिया। इसीलिए यहाँ पर उसी टाइम से उस शैतान को काबू में रखने के लिए प्रेयर किया जाता है। लेकिन जंग की बमबारी ने एबी को इस तरह से हिला दिया कि नर्क का वो द्वार दोबारा से खुल गया, जिससे काली शैतान इस दुनिया में वापस आ गया। इनकी बातचीत के दौरान पता चला कि वो मदर सुपीरियर जिनसे इन लोगों ने बात किया था वो कोई मदर सुपीरियर नहीं बल्कि वही शैतानी शक्ति थी जो उस द्वार से निकली थी। सिस्टर आयरेन को दूसरी नन बताने लग गई कि वो हमारे ही बीच रहकर नन का रूप लिए घूमती रहती है ताकि हम पर काबू पा सके। और इधर जब फादर उस बुक में चाबी को लगाने वाले दरवाजे को खोज रहे थे, उसी टाइम वो मदर सुपीरियर के भेस में वो शैतान गुर्राने लग जाता है। फादर जब चेक करने के लिए गए कि अंदर कौन है, तभी अचानक से वो शैतान उनकी हाथ को पकड़ लेता है और अचानक से वो वहां से गायब भी हो जाता है।
उसी टाइम एक बूढ़ी नन दिखाई दे दी जो उनके आंखों के सामने ही गायब हो जाती है कि तभी वही लड़का जिसके मुंह से सांप बाहर आया था वो उनके पास आ जाता है। वो फादर बर्क को डराते हुए कहने लगा कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। दरअसल यह कोई बच्चा नहीं बल्कि वही काली शैतानी शक्ति कर रही थी। इधर सिस्टर आयरेन डरावना सपना देखकर उसकी अचानक से नींद खुल जाती है कि तभी उसने देखा कि उसके कमरे में ही एक नन बैठकर प्रे कर रही होती है। अब क्योंकि दरवाजा तो बंद था तो अंदर आई कैसे, और जब वो उसके पास जाती है तब उसे वही नन ठीक पहले की तरह खिड़की से फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेती है। असल में यहाँ पर भी वो काली शैतान इनके दिमाग के साथ खेल रहा था। कुछ देर के बाद जब सिस्टर आयरेन हाथ में लिए मोमबत्ती लेकर जब उसी रास्ते पर पहुंच गई जहाँ दरवाजा था तो ठीक उसकी आंखों के सामने वो शैतान आ जाता है जो यहाँ पर उसने उसकी पूरी फेस को देख लिया था। वो बुरी शैतान उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है। अचानक से उसके मुंह को दबाते हुए किसी ने अंदर खींच लिया। पता चला कि एबी में रहने वाली नन ने उसे बचाने के लिए खींचा था। चर्च के अंदर जाने के बाद सिस्टर आयरेन को पता चला कि उस काली शक्ति ने एक नन को वहीं पर काफी बुरी तरह से मार दिया है। अब सभी नन वहां आकर सिस्टर आयरेन को भी साथ में गॉड पर नजर रखते हुए प्रेयर करने के लिए बोलने लग जाती हैं और सारे दरवाजे को लॉक्ड कर देती हैं ताकि वो शैतान अंदर ना आ सके। कि तभी वो शैतान वहां आकर उन सारी नन को एक साथ उठा फेंकता है जिससे सभी नन पलक झपकते ही मारी जाती है। अब प्रेयर करने की बारी सिस्टर आयरेन की थी। वो प्रेयर में लीन हो चुकी थी लेकिन उसी दौरान शैतान आकर उसके पीठ पर कट लगाते हुए निशान लगाने लग गया जिस तरह से कट लगाते हुए उस पहली नन को मारा था। असल में यहाँ उसने अपने होने का उदाहरण दे रहा था। इधर फादर को एक कोड के जरिए पता चला कि यही वो दरवाजा है जिस दरवाजे के पास इन्हें जाना है क्योंकि फ्रेंची ने कहा हुआ था कि नन इसी दरवाजे से आकर उसके लाए हुए सामान को लेकर जाती हैं ताकि उन्हें महल से निकलना ना पड़े। और जब फादर बर्क उस दरवाजे के पास जाते हैं तो यहाँ पर भी वही शैतान उन्हें जाने से रोकने लग गया और अचानक से शैतान फादर को जैसे ही मारने वाला था कि ठीक मौके पर फ्रेंची आकर उन्हें बचा लेता है। दरवाजा नॉक होने पर जब सिस्टर आयरेन दरवाजा खोलने गई तो यहाँ पर मरी हुई सारी नन गायब हो जाती हैं। असल में यहाँ कोई नन थी ही नहीं क्योंकि अभी तक शैतान इनके दिमाग के साथ खेल रहा था। कि तभी वही मरी हुई नन जाग गई और फादर पर अटैक कर देती है। उसी दौरान फादर बर्क अपने क्रूसिफिक्स से उस शैतान को बाहर निकालने लग गए लेकिन बाहर निकलने की जगह उसके पूरे बॉडी में आग लग जाता है और जैसे ही वो उन पर अटैक कर देती उसी टाइम फ्रेंची का लाया हुआ गन से शूट करके उसे मार देता है। यहाँ पर सिस्टर आयरेन ने बताया कि वो जो नन ने अपने जाने दी थी वो दरअसल खुदकुशी नहीं थी बल्कि एक कुर्बानी थी। इन्हें अब पूरी तरह से पता चल गया था कि वो द्वार तहखाने में मौजूद है और उसे बंद करने के लिए उन्हें वो पवित्र निशानी चाहिए। वही निशानी जीसस क्राइस्ट का खून जिससे उस शैतान को अंदर दोबारा से भेजा जा सकता है। यहाँ पर सिस्टर आयरेन अपनी शपथ भी ले लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी जिस तरह से उन सारी नन की जाने गए उसी तरह किसी आम लोगों की जाने जाए। इसके बाद वो उसी तहखाने में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दरवाजा मौजूद था। वो वही दरवाजा जो इस कहानी के शुरुआत में दिखाया गया था। उस चाबी से खोलने के बाद वहाँ से जीसस क्राइस्ट का वो पवित्र खून मिल जाता है और फादर बर्क सिस्टर आयरेन के गले में पहना देते हैं और उस तहखाने में चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाते ही ये तीनों अपना अपना रास्ता भटक कर अलग हो गए। आगे चलते हुए सिस्टर आयरेन को दिखाया गया जिसके पीछे वही शैतानी शक्ति पड़ जाती है। अभी जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तभी अचानक से एक दूसरी नन आकर जोर से पकड़ लिया। इधर फ्रेंची भी एक दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ पर सिस्टर आयरेन की तरह के कपड़े में खड़ी हुई काफी सारे सिस्टर दिखाई देती हैं और जैसे ही फ्रेंची उनके बीच गया उसी टाइम सारे के सारे सिस्टर वहाँ से जाने लग गई। कि तभी इधर फादर बर्क को बहुत सारी नन दिखाई देता है जो एक कतार में खड़ी होकर फादर बर्क को देखने लग गई और उनकी तरफ बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन उसी टाइम फादर बर्क अपने मंत्रों की जाप करते हुए वहां पर पवित्र आग फैला दिए जिससे वे सारी बुरी नन वहीं पर रुक जाती हैं। इधर सिस्टर आयरेन भी उसी जगह पर आ जाती है जहां पर उस काली शैतान ने अपना स्टार को बनाया हुआ था। और जब फ्रेंची ने देखा कि सिस्टर आयरेन वहां पर फंसी हुई है वो उसे बचाने की कोशिश करने लगा लेकिन पता चला कि अब वही शैतान सिस्टर आयरेन में घुस चुका है
है। अभी वो फ्रेंची को गन से शूट करके मार पाती। बड़ी चालाकी से फ्रेंची उस पवित्र खून को निकालकर आयरेन के चेहरे पर लगा देता है, जिसके अंदर से वो शैतान निकलकर सीधा फ्रेंची को पकड़ लेता है। इधर वही बच्चा जो शुरू से ही फादर को डराते हुए आ रहा था, वो अब सीधा उनके ऊपर ही कूद जाता है और उसके मुंह से निकला हुआ सांप उनके गले को दबाने लग जाता है और फौरन से उनके आंखों पर जोर से बाइट कर लिया। इधर सिस्टर आयरेन जैसे ही बचाने के लिए आगे बढ़ी, उसी टाइम खौफनाक सी दिख रही शैतान उसे उठाकर पानी में फेंक दिया और वही शैतान उसी पानी के अंदर से बाहर निकलकर उसे पकड़ लेता है और सिस्टर आयरेन को डूबा डूबा कर मारने की कोशिश करने लग गया। उसी दौरान उसने देखा कि उस लॉकेट से वो पवित्र जीसस क्राइस्ट का खून गायब हो चुका है। असल में सिस्टर आयरेन उस पूरे पवित्र खून को अपने मुंह में भर लिया था और सीधा उसके चेहरे पर थूक देती है, जिससे पूरा का पूरा उसका चेहरा बिगड़ने लग जाता है और वो खून पूरे पानी में घुलकर उस नर्क के द्वार में चला जाता है। असल में जिस पानी के अंदर वो शैतान था, उसकी ठीक नीचे ही नर्क का द्वार था, जिससे अब काफी बुरी तरह से वो काली बुरी शैतान नर्क के अंदर चला जाता है और नर्क का दरवाजा अब पूरी तरह से बंद हो गया। सिस्टर आयरेन की भी जान फ्रेंची ने बचा लिया था, लेकिन यहाँ इस एबी से जाते वक्त फ्रेंची के गर्दन पर उस उल्टे हुए क्रिसफिक्स का निशान दिखता है। मतलब ये वो शैतान गया नहीं है। इसी के ठीक 20 साल बाद उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी, क्योंकि दिखाया गया एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन दोनों उसी के केस पर काम कर रहे थे। असल में एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन दोनों इन्हीं सब चीजों पर काम करते रहते हैं। उसी जगह पर हमें कैरोलिन नाम की औरत भी दिखाई जाती है, जो दी कंज्यूरिंग पार्ट 1 भी में दिखाई गई है, क्योंकि उसके घर में ठीक इसी तरह से हो रहा है और वो इस टाइम एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन से बात करने के लिए आई हुई है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह के और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।